नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं जगदलपुर की खबर की ओर, जहां शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 4 और 5 मई को इनोवेशन महाकुंभ 1.0 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बस्तर संभाग के 7500 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया है, जिनमें से 1038 प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे, जबकि अन्य युवा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार के क्षेत्र में मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञ युवाओं को इनोवेशन, स्टार्टअप मॉडल, फंडिंग और बिजनेस डेवलपमेंट पर प्रशिक्षण देंगे। साथ ही इस महाकुंभ में विभिन्न कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप से जुड़े प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि श्रेष्ठ आइडिया और बेहतरीन स्टार्टअप को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में राज्यपाल रमेन डेगा सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे, जबकि समापन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 20 समितियों का गठन किया है, जिसमें इस आयोजन को बस्तर में नवाचार और युवाओं को नई दिशा देने की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह महाकुंभ बस्तर के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और क्षेत्र में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। इस खास खबर के लिए जगदलपुर से माही सोनी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। विश्वविद्यालय अपना एक स्टॉल खुद लगा रहा है, जिसमें इंक्यूबेशन स्टार्टअप फाउंडेशन भी है। हमारी आंख सारी युवाओं पर है। ऐसे युवा अगर रुचि प्रदर्शित करते हैं, हम उन्हें चिन्हित कर सरकार की मदद से इंक्यूबेशन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा और बहुत सारे इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम ने हमारे साथ एमओयू साइन किया है। 5वें नंबर के सेशन में हम वो सारे एमओयू वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उन एमओयू को प्रदर्शित भी करेंगे। उनके साथ मिलकर के मेंटरशिप, समझते हैं ना आप? मेंटरशिप मतलब उनको सहयोग प्रदान करना कि आप अपने आइडिया को इसमें ये इम्प्रूव कर लो, इसमें ये कमी है, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट ठीक नहीं है, इसके कस्टमर अच्छे नहीं मिलेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। कोलैटरल फ्री लोन गवर्नमेंट कहाँ से दे सकती है, किस बैंक से दे सकती है, किस योजना में इनको लोन मिल सकता है, किस योजना में नहीं मिल सकता है, उसका टाई अप करना, हैंड होल्डिंग जिसको बोलते हैं, हैंड होल्डिंग मतलब उनकी सहायता करना, इसकी योजना हमने बनाई है। पर हमारे टीचर्स तो इसके लिए ट्रेंड नहीं है। हम तो क्लास में पढ़ाना जानते हैं, हमें तो ये सब आता नहीं है। इसलिए हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स को अपने साथ एंगेज किया है। हम सब एक पैनल में रहेंगे। एक बच्चे की कोई समस्या आती है, हम फ्लोट कर देंगे सबके सामने। आप जिस रूप में इसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट के अधिकारी भी हैं। और गवर्नमेंट, मुझे तो खुशी ये है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 3 दिन के लिए स्वयं मेरा 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन लिया और बोला मैं खुद यहाँ पर रहूँगा। अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं स्वयं। सोननी बोरा जी करीब 1.5 घंटे में लगातार बोलता रहा। मेरा प्रेजेंटेशन लेके गया था कि साहब ये करना चाहते हैं हम लोग, थोड़ी आप साथ। तो इनोवेशन महाकुंभ 4 और 5 मई को आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम में, और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी श्री काट दिए प्रेजेंटेशन, जिसमें से हम केवल 25 से 30% युवाओं को फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां दे पाते हैं। बाकी सारे युवा या तो इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, या बेरोजगारी का शिकार होते हैं, या अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। कम से कम आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को यदि आप देखेंगे, यदि मेरी संख्या गलत नहीं है, तो 80 लाख युवा छत्तीसगढ़ के हैं। अगर 3 करोड़ पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की, तो करीब 80 लाख युवा अभी छत्तीसगढ़ में हैं, जिनमें से 10 से 15 लाख युवाओं को हम नौकरियां नहीं दे पाए हैं। और प्रतिवर्ष अगर आप वर्ष के हिसाब से गणना करें, जिसकी फिगर है करीब 2 से ढाई लाख युवा
जो प्रतिवर्ष डिग्री इनको प्राप्त हो रही है उसमें से 40 से 50 लाख युवाओं को हम जॉब्स नहीं दे पा रहे। ये फिगर्स हम सारे एकेडमिशियंस को पता है, सारे वाइस चांसलर्स को पता है, और आप लोग चूँकि मीडिया कवरेज करते हैं तो आपको भी पता है। और इसकी पुष्टि मैं बस्तर क्षेत्र के, क्योंकि बस्तर में नक्सल मुक्त हुआ और एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय के ऊपर एक दायित्व, क्षेत्र का दायित्व, कि हमने अपने युवाओं को सही दिशा में लेके जाना है। तो इसलिए हमने अपनी पिछले 6 वर्षों की फिगर्स निकाली। 2020 से 2025 तक अपने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की डेटा निकाला विश्वविद्यालय ने। वह करीब है 87,553 हमारे विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। अब तक विश्वविद्यालय ने 1,70,000 युवाओं को पिछले 17 वर्षों में डिग्रियां प्रदान की हैं। इनमें से करीब 27,000 युवा पिछले 6 वर्षों में हम लोगों ने उनको डिग्री दी है। आकलन किया गया, पायलट सर्वेस किए गए, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कॉलेजेस में गया, कॉलेजेस से सूचना प्राप्त की, अन्य स्थानों से सूचना प्राप्त की, एलुमनी एसोसिएशन से सूचना प्राप्त की, और आकलन निकला कि करीब 70 से 71% युवा केवल वर्कफोर्स में सम्मिलित हुए। केवल 70 से 71-72% युवा वर्कफोर्स में सम्मिलित हुए। अब ये वर्कफोर्स क्या है? वर्कफोर्स ये है कि अगर आप नौकरी पाते हैं तो आप वर्कफोर्स में हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं तो वर्कफोर्स में हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और छोटे दुकानदार पे मुनीमगिरी और अकाउंट्स की नौकरी करते हैं तो वर्कफोर्स में हैं। और बिल्कुल छोड़ देते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, पढ़ने के बाद गांव में चले जाते हैं और छोड़ देते हैं पढ़ाई, नौकरी भी छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते, उसको बोलते हैं नॉन वर्कफोर्स। पढ़ाई की स्थिति रियलिस्टिकली यह है कि केवल 70 से 72, और ये देश की स्थिति है, भारत की स्थिति है, तो बच्चे मात्र ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन। और दूसरा एक आकर्षण ये भी है कि हमने आकाशवाणी जगदलपुर से आग्रहपूर्वक श्रीमती डॉक्टर पूर्णिमा सरोज जी से आग्रह किया है कि सेशन के हर 15 मिनट पर जितनी भी बातें होंगी वो हल्बी में ट्रांसलेट करके हमारे विद्यार्थियों को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं समझते, बच्चे समझते हैं, पर हल्बी में उसी भाषा को सुनने से उनके हृदय में और मस्तिष्क में, विचारों में बात चली जाएगी। क्योंकि 2 दिन के समय में किसी को बिजनेसमैन और स्टार्टअप नहीं बनाया जा सकता। ये केवल एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, इग्नाइट करना, उनको दिखाना कि एक अवसर ये भी है, आप नौकरी की तैयारी करिए, आप IAS बन जाइए, सब कुछ संभव है, पर एक अल्टरनेटिव ये भी है, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ये केवल उद्देश्य इतने सारे युवाओं को एकत्रित करने का ये है। विश्वविद्यालय ने करीब रजिस्ट्रेशन विद्यार्थियों का कराया है। मैं स्वयं कई महाविद्यालयों में गया हूँ और लंबी PPT प्रेजेंटेशन दिया है, बच्चों को बताया है और जोड़ा है अपने साथ, और उसका परिणाम यह है कि करीब 7,500 से भी ज़्यादा युवाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पर हमारी सीमा है, बजट की सीमा है, स्पेस की सीमा है, इसलिए हम करीब 1100-1200 बच्चों को हमने चिन्हित किया है। करीब 1138 बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में, 1038 बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। एक और सुखद बात यह है कि लगभग 60% इसमें बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, और वो सुकमा, बीजापुर, सब जगहों से 7 डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं और बच्चे आ रहे हैं। उनको रुकने का हम लोगों ने एक एप्रोप्रिएट इंतजाम किया है। जिला प्रशासन, सभी कलेक्टर हमारी इसमें सहायता कर रहे हैं। दूसरा आकर्षण यह है कि करीब 200 सरेंडर्ड नक्सली जो पहले नक्सल थे और अब समाज जीवन में आ गए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, बैठेंगे और सीखेंगे, हमारे साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे 2 दिन, और उनको भी हमने आमंत्रित किया है, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे बच्चे जो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं में रेडीमेड मशीन्स नहीं दे देंगे, तब तक ये बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते। तो आपका प्रश्न होना चाहिए
कि आपने फिर आईआईटी भिलाई से क्यों कोलैबोरेट किया, इसलिए किया। अभी ये उस सीमा तक नहीं जा सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन हम सब लोग भाषणों में बोल रहे हैं, पर भाषण में बोलने से तो कुछ होता नहीं। इसलिए आइडेंटिफाई किया मशीन्स, उनको इम्प्रूव करके माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन पर बच्चों के लिए सीधे प्रयोग के लायक और उनके जी शिल्पकला काष्ठकला के एक्सपर्ट का एक अलग सेशन है, जिसमें सेक्टोरल सेशन बिल्कुल अलग है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के विशेषज्ञ को भी बुलाया गया है, जिसमें काष्ठकला ये शिल्पकला के भी विशेषज्ञ जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं और रायपुर में रहते हैं, उनको भी, अनुराधा जी है ना, अभी है मेरे पास एक्सपर्ट, अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूँगा। काष्ठकला का तो नहीं है, पर ये बेल मेटल पूरा डोमेन देखते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने अब उनका डोमेन वो डिस्कस करेंगे कि क्या करेंगे। हमें ये पता है कि ट्राइबल आर्ट्स में वो काम करते हैं, वो आर्ट्स में सब कुछ आ जाता है। एक्चुअली सारा ध्यान इस बात पे है, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और मार्केट लिंकेज, और क्या संभावनाएं हैं व्यापार की, क्योंकि बड़े बड़े टाइकून्स बैठे हैं, उनका हाँ तो संभावना है, तो सर वो तो डिस्कशंस में आएगा, एक सेक्शन अलग है। आपकी जो योजनाएं मेरे को लगी उससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो आपका जो इतनी बातें आपने कही उससे मेरे को समझ में ये आया, बाकी क्या समझे मेरे समझ में आया। तो आप कब तक इसको लक्ष्य पूरा कर लेंगे, आपकी योजना पूरी होगी धरातल में? पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये विश्वविद्यालय क्या है। ये विश्वविद्यालय सरकार नहीं है, ये विश्वविद्यालय मात्र एक शैक्षणिक संस्थान है। शैक्षणिक संस्थान का एक निश्चित दायित्व और दायरा होता है। सरकार को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, समाज को अलग अलग संस्थाएं सहायता मात्र प्रदान कर सकती हैं अपनी सीमाओं और दायरों में रहते हुए। चूंकि छात्र हमारे हैं और हम छात्र के हैं, छात्रों के जीवन और भविष्य से जुड़ी हुई संभावनाओं तक ही ये विश्वविद्यालय कार्य कर सकता है। यदि वो चाहते हैं आगे बढ़ना, तो शिक्षा की दिशा में, उनको सुविधा प्रदान करने की दिशा में हम उनकी सहायता प्रदान करेंगे। पर विश्वविद्यालय का यह प्रोजेक्ट किसी सरकार की नीतियों के और उद्देश्यों को रिप्लेसमेंट का कार्य नहीं है। सर, इसमें इनोवेशन प्रोग्राम में 45% सब्सिडी डिक्लेयर कर रखी है और बस्तर में उसका बहुत अभी संभावनाएं हैं। हमने विशेष आग्रह पर उनके सेक्रेटरी से आग्रह किया कि आप अपने सेशन में एक्सपर्ट्स भेज दीजिए, तो सरकार की जो नीतियां हैं और सुविधाएं हैं जो बच्चों को, युवाओं को मिल सकती है, उसके बारे में स्टॉल के माध्यम से भी और सेशन के माध्यम से भी बताएंगे। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस सारे विभाग में, डिपार्टमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन फेडरेशन के भी कुछ यहाँ पर विशेषज्ञ उपस्थित होंगे, वो भी अपनी अपनी बात बताएंगे। तो इस प्रकार से गैलेक्सी है हमारे पास, तो पूरी लिस्ट है, तो वो हम आपको धीरे धीरे करके बताते भी रहेंगे कार्यक्रम में। अभी तो यही है। प्रोफेसर शरद नेमा जी स्टॉल का ऑर्गेनाइजेशन करें, करीब 40 स्टॉल्स हम लोग लगाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बस्तर के भी जो स्टार्टअप्स हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो सकें। और डिवीज़न है, एक फूड प्रोसेसिंग डिवीज़न है, एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिवीज़न है, एक ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डिवीज़न है, एक इको टूरिज्म डिवीज़न है, एक हेल्थ एंड वेलनेस डिवीज़न है, एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डिवीज़न है। ऐसे करके बड़े सारे डिवीजन्स हम लोगों ने बनाए हैं। गवर्नमेंट की नीतियाँ क्या क्या हैं बच्चे उनको भी समझ लेंगे, क्योंकि कोलैटरल फ्री लोन्स भी गवर्नमेंट ने कर रखे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि कोलैटरल फ्री लोन्स क्या होते हैं, क्योंकि रिस्क उसमें कुछ भी नहीं है, पैसा वापस करना है, रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी रिस्क उसको बियर करती है। तो एक्चुअली हम लोगों ने तो स्टार्टअप इंडिया से भी रिक्वेस्ट की थी, तो उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पर आने वाले थे, उनका कंफर्मेशन जैसे ही आ जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश के सरकार की नीतियों के नुमाइंदे या प्रतिनिधित्व करने वाले एम्बेसडर्स, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के लोग
और एक्चुअल फील्ड में काम करने वाले उद्योगपति या स्टार्टअप और अन्य विशेषज्ञ यहाँ पर आके बच्चों को कम से कम इतना बता दें कि उनके रास्ते का सफ़र कितना लंबा है, क्योंकि रास्ता तक तो 2 दिन में नहीं पहुँचा सकते हम। यदि आप प्रश्न करेंगे कि क्या 2 दिन में आप स्टार्टअप सिखा देंगे, नहीं, पर हम चाहते हैं कि कम से कम देख लें कि उनका रास्ता क्या है, उसके बाद हम उनकी जगह पे जाएंगे और 2 साल ये कार्यक्रम करेंगे। ऐसा हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सबमिट किया। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। एक बार में उन्होंने हम लोगों को एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया। गवर्नमेंट युवा ही वर्कफोर्स में सम्मिलित हुए। 30% हमारा कंसर्न है। खाली बैठ गए, सोचा कि बस पढ़ लिया, किसी तरह डिग्री मिल गई, अपने गांव को चले गए, चुपचाप बैठ गए। ऐसी बस्तर की स्थिति है। इसमें से 12,488 युवाओं को नौकरियां मिली फॉर्मल सेक्टर लगभग। तो बाकी कहां गए? बाकी इनफॉर्मल सेक्टर में चले। नौकरी है कहीं भी, कुछ भी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जैसे डिग्री कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर ली, छोटी मोटी नौकरी कर ली, अंडर एम्प्लॉयमेंट या नहीं एम्प्लॉयमेंट, या पढ़ाई की तैयारी। अभी बहुत सारे लोग यहाँ बीएड की तैयारियां करते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारियां करते हैं, वो बच्चे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने चिंतन मनन प्रारंभ किया अपने बड़े अधिकारियों से, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, आदरणीय गवर्नर साहब, समीक्षा बैठकों में और अपने भाषणों में भी बोलना शुरू किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ने कहा कि आपने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कहती है कि आप क्लास में भी पढ़ाइए, क्लास में जो ज्ञान पढ़ाते हैं उसका उपयोग करना सिखाइए और उसके उपयोग से दैनिक जीवन में, रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल करना भी बच्चों को सिखाइए। अगर कोई इससे इनोवेशन या स्किल आता है तो उसे सिखाइए, और स्किल को मार्केट से अगर आप जोड़ते हैं तो व्यवसाय करना भी सिखाइए। ये भी अब आपका दायित्व बनता है। ऐसा करके हम लोगों ने, विश्वविद्यालय ने प्रोजेक्ट बनाया। अभी तक शायद हम लोग पूरे भारत में अकेले या दूसरे विश्वविद्यालय होंगे। इस वृहद यात्रा में क्लासरूम टीचिंग्स के बाद, कक्षा में पढ़ाने के बाद, अब हम बाहर भी निकले और अपने छात्रों को व्यवसाय की दिशा में, ज्ञान का, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हल ढूंढने की दिशा में, नवाचार जिसे आप कहते हैं ज्ञान के आधार पर, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई नवाचार संभव नहीं है। ये कोई अलग अलग बातें नहीं हैं। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि डिग्री कुछ अलग है, और यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, स्वरोजगार की या स्किल की, वह मूल ज्ञान से अलग है, ऐसा नहीं है। शिक्षा ज्ञान के लिए दी जाती है। ज्ञान प्रयोग किया जाता है समाज जीवन में, रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में। यदि कोई समस्या है तो उसको हल ढूंढने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार की नीतियां हैं, हम सभी सरकार के विश्वविद्यालय हैं, सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनके निर्देशों पर कार्य करते हैं। यही मेरा स्टेटमेंट है। सर 7,500 MOU साइन, क्योंकि जब से ये महाकुंभ हमने प्रारंभ किया है, पूरे देश से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आई हब भी है, आई क्रिएट है, एक टाई है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस विश्वविद्यालय में आकर विश्वविद्यालय के साथ MOU करना चाहते हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के बाद हम अलग अलग जिलों में जाकर मेंटरशिप प्रोग्राम, इन्वेस्टर्स प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बच्चों को, ऐसे बच्चे जो इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, उस दिशा में हम जाकर उनको ट्रेन करेंगे। तो इस उद्देश्य से ये 4 और 5 मई को ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 5 टेक्निकल सेशंस हैं, जिसमें IIT भिलाई के प्रोफेसर्स, निदेशक, उनके कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स जो एक्सपर्ट हैं बिजनेस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के द्वारा नामित आईआईटी मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स जिनका इंक्यूबेशन या इंक्यूबेटी हैं आईआईटी मद्रास के, वो यहाँ पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ स्टार्टअप, CSIDC, MSME, इको टूरिज्म, इन सभी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ और अधिकारी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आई हब के निदेशक और CEO यहाँ पर एक अलग से सेशन लेने के लिए आ रहे हैं। NBT के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी इस कार्यक्रम में यहाँ पर आ रहे हैं। माननीय OP चौधरी जी वित्त मंत्री भी एक सेशन लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सोनमणि बोरा जी स्वयं एक टेक्निकल सेशन में चेयर करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा एक लंबी लिस्ट है। पूरे देश में जितने भी स्टार्टअप्स के फाउंडर्स, उद्योगपति और एक्सपर्ट्स सभी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग 5 सेशंस में अपनी बात को रखेंगे और बच्चों को समझाने की दृष्टि से सेशन का नियोजन कुछ इस प्रकार से किया गया है कि उसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक मॉडरेटर होंगे और बड़े सारे एक्सपर्ट्स होंगे। क्योंकि हम लोग 1 घंटा आधा घंटा किसी एक एक्सपर्ट को दे देते हैं, नहीं, अभी हम करते हैं एक मॉडरेटर हैं, वो प्रश्न करेंगे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी बात को, क्योंकि बड़े सारे फील्ड्स के हैं, इसमें सेक्टोरल सेक्शन भी है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इको टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीटेक, ऐसे बड़े सारे सेक्टर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। सेक्टोरल फोकस अलग होगा। बस्तर की जो ट्राइबल इकोनॉमी है उसमें कैसे इनोवेशन, स्टार्टअप, इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वो कैसे फंक्शन करेगा, उसका पूरा सेक्शन अलग है। क्या नाम है, उल्लास पाठक जी जो लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहे हैं, वो ये भी काम कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इन जनरल। ओके, देखिए, यूजुअल स्टार्टअप का जो परिभाषा हमारे दिमाग में है, जैसा हम देश के स्तर पर 4 और 5 मई को यह विश्वविद्यालय इनोवेशन महाकुंभ ऐसे एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। ये बस्तर में शांति के स्थापित होने के पश्चात युवाओं से जुड़ने का और उनको सही दिशा देने का एक पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। और मैं इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अपनी लेखनी के द्वारा इस कार्यक्रम को और हम सभी के इस पावन प्रयोजन को बल प्रदान करने का कष्ट करें। कुछ राष्ट्रीय फिगर्स मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि एक पहला प्रश्न आपके और हम सब के दिमाग में आता है कि विश्वविद्यालय तो डिग्री देता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हम प्रदान करते हैं, यही हमारा कार्य है। परंतु यदि अब राष्ट्रीय फिगर्स की तरफ जाएंगे तो देखा गया है करीब 1,20,00,000 से लेकर 1,70,00,000 युवा प्रतिवर्ष भारत में वर्क फोर्स से जुड़ते हैं। उसमें शिक्षित युवा भी हैं और ऐसे भी युवा हैं जो शिक्षित नहीं हैं। ये नेशनल फिगर्स हैं और करीब 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ जॉब्स प्रतिवर्ष भारतवर्ष में मिलती हैं, आती हैं। 2.5 से 3 करोड़ जॉब प्रतिवर्ष पूरे भारत में निकलती हैं, मिलती हैं।
आपके दिमाग में आएगा कि यदि 1,20,00,000 से लेके 1,50,00,000 युवा प्रतिवर्ष वर्क फोर्स में जुड़ते हैं तो जॉब्स या नौकरियां 2.5 से 3 करोड़ तो ज़्यादा हैं, ये प्रश्न उठता है। परंतु सत्य यह है कि इसमें से केवल 20% नौकरियां केवल फॉर्मल सेक्टर की रहती हैं। बाकी 80 से 85% जॉब्स, नौकरियां जिन्हें हम सरकारी जॉब समझते हैं या अन्य जॉब समझते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में चली जाती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो है जो साधारण हम अपने गांव के पास कोई दुकान कर लेते हैं या कृषि कर लेते हैं, या ऐसी कोई भी व्यवसाय या जीविकोपार्जन का कोई साधन जो लिस्टेड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है, बियॉन्ड जॉब्स। और नौकरियां केवल 70 से 80 लाख बचती हैं। अगर आप इसकी गणना करेंगे तो 70 से 80 लाख जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में हम अपने बच्चों को, युवाओं को दे पाते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं करीब 50 लाख युवा प्रतिवर्ष बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगार रहते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाते हैं। और पूरा विश्वविद्यालय क्यों ये कार्यक्रम करना चाहता है और क्या उद्देश्य है, क्यों इतनी बड़ी मैराथन। छत्तीसगढ़ में 2 से 2.5 लाख युवा प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय ने उनके लिए ऑनलाइन यूट्यूब पर समानांतर रूप से लाइव टेलीकास्ट हर कार्यक्रम, हर सत्र, हर टेक्निकल सत्र को देखने के लिए प्राविधान किया है। और हम उनके मोबाइल पर उनके रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये लिंक भेजेंगे, वो लगातार देख सकते हैं। हमने महाविद्यालय के प्राचार्यों से भी आग्रह किया है कि वो अपने महाविद्यालय में ऐसे बोर्ड लगा के और अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। कलेक्टर्स को भी चिट्ठी लिखी है कि आप ऐसे युवा जो छात्र नहीं हैं, अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी सेंटर ऑफ NIC वगैरह के द्वारा उनको देखने के लिए व्यवस्था कर दें। उद्देश्य ये है कि हम उनको बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनाना चाहते हैं व्यवसाय क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या इनोवेशन है, क्योंकि किसी के दिमाग में इनोवेशन कैसे किया जाता है, सब पूरी दुनिया आजकल इनोवेशन कहती है, पर इनोवेशन होगा कैसे। तो उनको बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज के लिए बस्तर में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनमें से कुछ 1, 2, 3 हम लोगों ने चुने हैं। और कुछ बताना भी चाहेंगे, हमारे प्रोफेसर शरद नेमा जी भी हैं, उनको मैं बताऊंगा। 4 या 5 हम लोगों ने चुने हैं, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। और कुछ रायपुर में अच्छे स्टार्टअप्स हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है, वो बच्चों को थोड़ा अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। दूसरा लर्निंग का तरीका है, हमने एग्जीबिशन लगाई है, स्टॉल्स लगाए हैं। जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो भी ज्ञान बताना चाहते हैं बच्चों को बताइए, परंतु हर सेशन के बाद ये बताइए कि अगर इसकी पुष्टि करना है तो एग्जीबिशन के अमुक अमुक स्टॉल में जाकर कंफर्म कर लीजिए। अगर व्यवसाय किया जाना है तो इस दिशा में इस प्रकार से किया जाना है, तो बच्चे फ्री टाइम में जा करके एग्जीबिशन में घूम लेंगे और समझ लेंगे कि जो मुझे सेशंस। सर, हमने नोडल अधिकारियों से, कॉलेज में नोडल अधिकारी नियुक्त किए थे। नोडल अधिकारियों से उनसे आग्रह किया कि ऐसे बच्चे जो रुचि रखते हैं, चाहते हैं कि वो कोई व्यवसाय के बारे में उनको कुछ बताया जाए या कुछ नवाचार करना चाहते हैं, आप अपने स्तर पे छांट लीजिए। नोडल अधिकारियों ने जितने बच्चे हम लोगों को भेजे थे उनसे पूछ करके हमने उन बच्चों को, उन्होंने यदि रजिस्ट्रेशन कराया है तो उनको आमंत्रित किया है। ये संख्या उन बच्चों की है। 2 साल के बाद, अभी आपने जैसे भाई साहब ने पूछा कि बच्चे अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो खुद आएंगे हमारे पास या हम उनके पास जाएंगे। हमारे पास फॉलोअप का रास्ता ये है, कॉलेज, महाविद्यालय, और उनके नोडल अधिकारी हमने पहले से नियुक्त करे। करीब 50 नोडल अधिकारी भी बच्चों के साथ आएंगे। हमारे पास एक ही माध्यम है बच्चों को जुड़ने का, वो नोडल अधिकारी। हमारी टीम्स जैसे अभी गई थी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के लिए, 2 महीने से जा रही है, हम उनके टच में भी रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे माधन है, आपको पता है। अगर उनमें से जिनमें रुचि बनती है और ऐसे क्षेत्र, मान लीजिए दंतेवाड़ा में
लोग समझना चाहते हैं कि व्यवसाय का मुझे मेंटरशिप चाहिए और ऐसे 50 बच्चे हैं, तो हमारे पास से पूरा ग्रुप है, हम सबको लेके जाएंगे और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम सरकार से पैसा लेते हैं, समाज से पैसा लें, कैसे भी लें, हम बच्चों से कोई भी पैसा नहीं लेते। दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों का कोई भी वित्तीय भार, रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है, खाने का कोई पैसा नहीं है, कंपेंडियम का कोई पैसा नहीं है। बैग्स भी हमने लोगों से कहा कि आप हमें दे दीजिए, बैग्स दे दिए, किसी ने बैग दे दिया, किसी ने बच्चों की बोतल दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, हम ऐसे एकत्रित कर रहे हैं। समाज हमारे पास है। भिलाई के IIT भिलाई के एक इनक्यूबेटर को हमने आमंत्रित किया है और वो सेप्टिक टैंक में रोबोट अंदर जाके घुसने के लिए पूरे प्राइम मिनिस्टर को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको पुरस्कृत किया है, क्योंकि इन ह्यूमन कंडीशंस में, अमानवीय कंडीशंस में आदमी अंदर सेप्टिक टैंक में जाता है, कई डेथ्स भी हो जाती है, आपने सुना हुआ, गैस चैम्बर्स की वजह से उनकी डेथ्स हो जाती है। तो एक रोबोटिक्स वहाँ उन्होंने डेवलप किया है, आप जानते हैं, ठीक है। हमने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने उनको आमंत्रित यहाँ क्यों किया, यहाँ रोबोटिक्स का क्या काम, यहाँ तो नॉर्मल बिजनेस और ये स्टार्टअप्स हो जाए, इसलिए आमंत्रित किया। ऑटोमेशन इन्वॉल्व है, ऑटोमेशन तो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जरूर दिखा देंगे, आपके आग्रह पर जरूर दिखा देंगे। तो उनको इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि जितने भी माइनर फॉरेस्ट, तेंदुपत्ता से प्रोसेसिंग है और भी बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग है, इन पे यदि कोई वो ऑटोमेशन सजेस्ट कर सकते हैं लो कॉस्ट, तो हम अपने बच्चों को उपलब्ध करा दें। इसलिए विशेष रूप से हमने उनको आमंत्रित किया है और 1 महीने का टाइम दिया कि आप उसकी तैयारी के साथ आइए। तो कुछ नई चीज़ें, एक जरूर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ हमारी एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में एक कॉन्सेप्ट ये आया कि IIT मद्रास ने एक करीब 5 करोड़ की लागत का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है और वो कौन सी चिप होती है, सिलिकॉन, अरे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप का एक बहुत बड़ा स्कोप बस्तर में बनता है। अगर हमें कहीं CSR फंड से मिलता है तो वो कंप्लीट सेटअप जो IIT मद्रास के पास है, अगर हम बस्तर के युवाओं को कम से कम उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रेन कर देंगे और सरकार हमारी सहमति यदि देती है, तो बस्तर के किसी उपयुक्त स्थान पर सेमीकंडक्टर चिप का यदि वो कोई उद्योग लगा सकती है, तो हम अपने यहाँ बच्चे ट्रेन करके 100% एम्प्लॉयबिलिटी है। इस दिशा में भी हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ MOU साइन कर दिया है। अपने भारत की नेशनल फिगर्स से कंसर्न करने वाली हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि वो तो ठीक है, हमारी वर्कफोर्स तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। 2030 का प्रोजेक्शन है कि 100 करोड़ युवा हमारे वर्कफोर्स में जुड़ जाएंगे। हम इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि 100 करोड़ युवा अगर हमारे वर्कफोर्स में जुड़ गए तो भारत शक्तिशाली देश बन जाएगा। पर शक्तिशाली बनेगा जब हम उन युवाओं को उनके अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी दे सकें, व्यवसाय दे सकें। ये चुनौती है। भारत पूरे विश्व में एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक युवा रहते हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो अगले 15 से 20 वर्ष तक ही रहने वाली है। यह वो समय है जब हम अपने युवाओं को देश की प्रगति के साथ जोड़ेंगे तो देश हमारा विकसित भारत की तरफ जाएगा। यही मूल आधार है भारत का, ये सपना, यह उद्देश्य कि हम अगले 23 वर्षों में विकसित भारत बन पाएंगे। ये जनसंख्या यहाँ का चुनौती भी है और जनसंख्या अवसर है। अवसर तब जब इनफॉर्मल सेक्टर के बच्चों को हम उनके योग्यता के अनुरूप व्यवसाय दे सकें। ये चिंता भारत की है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष लगभग 2 से 2.5
लाख युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड जरूरी है कि ये कार्यक्रम क्यों, ये कार्यक्रम क्लास में महिलाओं के लिए चला प्रोग्राम दंतेवाड़ा तमाम तरह के मैं आपके प्रश्न का जवाब तो नहीं दे सकता, पर उस प्रश्न में एक बात जरूर ऐड करूंगा। जब मैं बच्चों के पास गया, और पिछले 3.5 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑब्जर्वेशन है इस क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र में युवा स्टैंड अलोन, अलग रह के कार्य नहीं करना चाहते। उनकी प्रकृति नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है। उनका स्वभाव है ग्रुप में रहकर मिल के कार्य करना। और इस बात को हमने डिप्टी सीएम साहब से बोला कि सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं, कितना सफल होऊंगा नहीं पता सर, पर एक चीज सफल हो सकती है, और वह है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव में काम करना। यदि हम कोई भी स्टार्टअप का मॉडल कोऑपरेटिव के फॉर्म में करते हैं तो भाई साहब हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट श्री शंकर चौधरी जी, और हमने कोऑपरेटिव का एक अलग सेशन रखा था। किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं। शेषाद्री फॉर्म के, क्या नाम है, विनय शेषाद्री फॉर्म, जो लार्जेस्ट, पूरे एशिया की लार्जेस्ट किसानों की संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे काम करती है, उनको मैं बुलाना चाहता था तो वो नहीं आ पाए। पर हमारे दिमाग में है, अगले चरण में इस बात को हम जरूर लेना चाहेंगे कि क्या इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्म में या कोऑपरेटिव स्टार्टअप, एक नया कॉन्सेप्ट दे करके बस्तर के युवाओं या यहाँ की संस्कृति के, मन के, स्वभाव के रूप में विकसित होने वाला स्टार्टअप की एक संरचना जरूर मेरे मस्तिष्क में है। तो मैं आपके प्रश्न का इतना ही जवाब दे सकता हूँ। जी, आपने जो शुरू में संबोधन किया उसका प्रश्न कॉपी दी देंगे, इन्होंने कुछ तैयार किया, उसमें बड़े करेक्ट। कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले ज्ञान को उनकी उपयोगिता सिखाना और उस उपयोगिता के आधार पर वास्तविक जीवन की समस्याओं को चिन्हित करना। क्या समस्या है? समस्या ये भी हो सकती है कि हम बस्तर में बेल मेटल्स का बहुत काम होता है। बस्तर के जो हमारी कला है और कला से संबंधित उद्यम है, बेल मेटल्स आर्ट है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, अभी महसूस किया गया है कि इसकी डिज़ाइंस लंबे वर्षों से जैसी चली आ रही थी वही पारंपरिक डिज़ाइन चली आ रही हैं। उसमें शोध की आवश्यकता है। मेटल्स जो यूज़ किए जाते हैं, उन मेटल्स के और अधिक आसानी से बनाए जाने के शोध की आवश्यकता है। ऐसे लोग और उद्यमी जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको डिजिटल मार्केट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मिडिल मैन का एक बहुत बड़ा सर्किल है। अभी क्या है, एक मूर्ति जिस दाम में कह दिया उस दाम में बड़ा आदमी भी खरीद सकता है, छोटा आदमी भी सब खरीद सकता है। एक पूरा मैनेजमेंट का और मार्केट का सिस्टम है प्राइसिंग, और प्राइसिंग हमेशा कस्टमर्स के सेगमेंटेशन पर होती है। अगर आप कहते हैं कि ये मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है और उस कलाकार के नाम से यदि आप मूर्ति बेचते हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो बहुत महंगी बिकेगी। पर हमारे जो आर्टिसंस हैं जिन्होंने उसको बनाया है उसको बहुत कम पैसा मिलता है। मैं आवश्यकताएं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं मार्केट इंटरप्शन। तो बच्चों को ये भी सिखाना कि किस दिशा में यदि आप जाना चाहते हैं तो वैल्यू एडिशन पे क्या काम हो सकता है। विश्वविद्यालय ने इसी यात्रा में आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी, उनके टीम के साथ, और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी भाई साहब, उनके द्वारा
इस पर गहन चिंतन लंबे समय से किया जा रहा है। आईआईटी भिलाई ने पूरे देश में हम सबके सहयोग से एक आमंत्रण दिया कि बस्तर में इतने इतने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। मैंने कैलकुलेशन किया, करीब 1500 करोड़ से अधिक का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बस्तर से बाहर जाता है, जिसका लाभ बस्तर को नहीं मिलता। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम ऐसी मशीन्स पूरे भारत से लें और हम उनको इम्प्रूव करें, उनको थोड़ा इम्प्रूव कर दें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन पे वो मशीन हम बना सकें। तो इस प्रदर्शनी में बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें ये भी एक एक्टिविटी है कि वो अपने 51 मशीन्स के साथ यहाँ पर आएंगे। उन 51 मशीन्स को वैल्यू एडिशन के लिए अगर यहाँ के युवा सरकार से और आईआईटी के सर्टिफिकेट से परचेज़ करना चाहते हैं, सरकार उसमें बहुत सब्सिडी भी दे सकती है और वो अपना व्यवसाय खुद खड़ा कर सकते हैं। तो इस दिशा में यह विश्वविद्यालय लगातार कार्य कर रहा है। सेक्शन 8 कंपनी विश्वविद्यालय ने भी बनाई है, जिसको हम शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय इंक्यूबेशन स्टार्टअप फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। सेक्शन 8 कंपनी पिछले 1 साल से हमने बनाई है। उस कंपनी के अंतर्गत हम जितने भी युवा हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत सारे स्टार्टअप बनाई है, जिसको हम शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय इंक्यूबेशन स्टार्टअप फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। सेक्शन 8 कंपनी पिछले 1 साल से हमने बनाई है। उस कंपनी के अंतर्गत हम जितने भी युवा हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत सारे